Hello students, welcome to Vidyarth. We'll be starting the fundamental unit of life. The main topics which are to be covered here in this chapter are basically we have to deal with the shape of the cell. We should know what a cell is, shape of the cell, size of the cell, types of the cell, structure of the cell, cell organelles and difference between animal cell and plant cell. So पहले तो fundamental unit of life अगर हम इसे बोल रहे हैं तो हम इसे fundamental unit of life क्यों बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए. Means functionally भी वो fundamental unit है, structurally भी वो fundamental unit है, तो मतलब उसका structure हमें पता होना चाहिए. अब functionally तो वो क्या function करता है, उसके क्या parts हैं, कौन से part किस तरीके से उसकी हेल्प करते हैं, दिस वी शुड नो. हमारे वर्ल्ड में इतनी बायोडाइवर्सिटी, हमारे अर्थ में इतनी बायोडाइवर्सिटी है, तो क्या ये सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बताया गया है हर चीज़ में ये प्रेजेंट है, अगर है तो कैसे और किस में क्या डिफरेंस है, दैट वी हैव टू ब्रॉडली क्लासिफाई. So it's a well-known fact that it is structural and functional unit of life. ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं कि how it is structural and functional unit of life before moving to other things. Now the thing is कि थोड़ा सा हमें हिस्ट्री पार्ट जानना चाहिए जब हम सेल को पढ़ रहे हैं. तो सेल एक्चुअली सेल नाम क्यों दिया गया, सेल को सेल ही क्यों कहते हैं, एंड हु वाज ही हु हैज़ गिवन दिस नेम. ओके, तो सेल पहली बार देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. ठीक है, व्हाट ही डिड, वो जो साइंटिस्ट थे वो काफ़ी रिसर्चेस करते थे एंड कॉक आपने कभी देखा होगा होम्योपैथिक मेडिसिन के ढक्कन में कॉक लगता है, या कॉक आपने कई और कॉक की बॉल होती है. कॉक एक पेड़ प्लांट का प्रोडक्ट है विच इज़ डेड एक्चुअली. तो it is dead product या dead part of the plant rather than product, I must say it's a part of the plant. आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे. तो वो क्या किए, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, he cut a thin slice of this cork and he tried to observe from microscope which he himself has discovered or which he himself has made. So जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था वो तो काफ़ी ओल्ड टाइम्स का होगा. तो वो जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया उससे जब उन्होंने कॉक सेल्स को देखे या कॉक के सेल्स जब उन्होंने देखे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में, तो वो ऐसे दिख रहे थे, कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहे थे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है हनीकूम लाइक पैटर्न, तो ऐसे सिर्फ कंपार्टमेंट्स दिखे. और सिमिलर काइंड ऑफ कंपार्टमेंट आपको दिखते हैं जेल में. तो जेल में क्या होता है, एक सेल, जेल में जो बाउंड्रीज होती हैं कमरे की उसे हम सेल कहते हैं. ठीक है, तो वो जो हेक्सागोनल या थोड़े उस पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे उस शेप का नाम दे दिया गया सेल. बहुत समय तक तो ये समझा गया कि वो एक लिविंग टिश्यू था जिसका सेल रॉबर्ट हुक ने देखा है. पर काफ़ी जब स्टडीज़ हुई तब समझ आया कि अरे कॉक इज़ नॉट अ लिविंग स्ट्रक्चर, रादर इट इज़ अ डेड स्ट्रक्चर. तो मैं आगे जाके बताऊंगी कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली जिसको सेल कहा वो सेल था या एक्चुअली वो कुछ और स्ट्रक्चर था. पर एक डिस्कवरी तो चलो हो गई, हमारे हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेल, तो वो उन्होंने डिस्कवर कर दिया. ठीक है, नाउ आफ्टर रॉबर्ट हुक देयर वर मेनी डिस्कवरर्स जो बीच बीच में अपनी स्टडीज करते गए. सो द अदर थिंग रिमेन्स योर Robert Brown. The other important discovery was done by Robert Brown in 1831 and that discovery was for the nucleus. हर सेल आपने देखा है कि सेल की एक पर्टिकुलर बाउंड्री आप बनाते हो, बीच में एक ब्लू कलर का डॉट या डॉट का साइज बड़ा रखते हो या छोटा रखते हो. तो ये एक्चुअली है क्या, ये आपके में एक एक्सरसाइज भी दी है आपके NCERT टेक्स्ट बुक में कि आप अगर सेल के न्यूक्लियस को देखना चाहते हैं तो जब आप आयोडीन से स्टेन करते हैं सेल को तो वो आयोडीन जो है वो ब्लू कलर का डॉट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है या दिखता है, बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज एब्जॉर्ब द आयोडीन एंड दैट अपीयर्स एज ब्लू इन कलर. ठीक है, ओके, ब्लू डॉट की तरह दिखता है. तो ये डॉट जो है जिसका नाम हमने बोला गया न्यूक्लियस, इट इज द मेन गवर्निंग सेंटर ऑफ द सेल. यही है जो सारी गवर्निंग डिसाइड करता है कि सेल में क्या बनना है, सेल को कैसे बिहेव करना है, सेल के अंदर
क्या प्रोडक्शन होने वाला है, वो क्या काम करेगा. सो एवरीथिंग, एवरी गवर्निंग, वी मस्ट से कि रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस नहीं, सेल के ब्रेन को ही डिस्कवर कर दिया था. ठीक है. नाउ इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जिसपे आपका हमेशा शॉर्ट नोट तो आता ही है. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि सेल थ्योरी क्या चीज़ है. इस नाम से क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी क्या है. So there were two scientists, Schleiden and Schwann. The names have been given in your textbook in the year 1838 and 1839. One was botanist and another was zoologist. मतलब एक प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे और दूसरे जो हैं वो एनिमल्स के सेल पे स्टडी कर रहे थे. ठीक है. इन दोनों ने मिलके एक चीज़ तो पता लगा ली कि हर चीज़ जो भी लिविंग है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल या सेल के प्रोडक्ट्स की वो बनी है. ठीक है. सो दिस वाज द सेल थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय श्लीडन एंड शॉन. ठीक है. नाउ they were doing research in the year 1838 and 1839. ठीक है. So what the theory states? It states that all living organisms, they are composed of cells. Now जब हर चीज सेल की ही बनी है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सेल के ही बने हैं तो सेल तो नेचुरली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो ही गया. ठीक है. द अदर थिंग वाज कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सब चीजें सेल की बनी है, बट ये सेल कहाँ से आया, या फिर हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये सेल आता कहाँ से है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन श्लीडन एंड शॉन दे कुडंट रिस्पॉन्ड. मतलब शायद उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया भी नहीं हो या वो इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए. तो इस थ्योरी में फर्दर मॉडिफिकेशन रुडोल्फ वर्चो ने किया एंड ही सेड ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले. द स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये आपके वाइवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. व्हाट इज ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले? व्हाट डज इट मीन? कि जो भी नया सेल बन रहा है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव्ड है. ठीक है. इसलिए तो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सेल या तो खुद से डिवाइड होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है अगर कोई सेल तो तभी हुआ होगा जब वो डिवाइड हुआ होगा. ठीक है. सो वी विल सी द सेल डिविजन पार्ट इन द एंड ऑफ द चैप्टर. सो द क्वेश्चन विच वॉज लेफ्ट अनआंसर्ड बाय श्लीडन एंड शॉन वॉज कि सेल कहाँ से आया. तो ये आंसर किसने बताया? रुडोल्फ वर्चो ने. ठीक है. एंड व्हाट डिड ही से? ही सेड all new cells they come from pre-existing cell. The statement is very very important. बिना इसके आपकी सेल थ्योरी एकदम ही इनकम्प्लीट है. ठीक है. तो एक तरीके से हम मानते हैं कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी, फुल फॉर्म्ड मॉडिफाइड सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने मिलके दी थी. ठीक है. तो जब सेल इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, चाहे आप कुछ भी फंक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, चाहे आप प्लांट बना रहे हैं, चाहे आप एनिमल बना रहे हैं, तो वहाँ सेल मौजूद है, वो वहाँ का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बना हुआ है. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी, इट्स बीन प्रूवन बाय सेल थ्योरी. नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं या टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप के जो हैं उनमें कितने सेल्स हैं या क्या है. क्या सेल एक ही सेल के बने हैं या कई सेल के बने हैं, या मीन सेल का किस तरीके से अरेंजमेंट है. लेट्स सी दीज थिंग्स. बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं सेल के बने, ये तो प्रूव हो गया. सो बाय जस्ट कमिंग टू दिस थ्योरी, हम अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि सेल का तो बना है पर कितने सेल्स हैं, क्या शेप है उनका, क्या साइज है उनका. डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या सेल का नंबर कांस्टेंट है? अगर एक सेल का कोई ऑर्गेनिज्म है, क्या दूसरा भी एक ही सेल का बना है? सो दीज क्वेश्चंस वर येट टू बी आंसर्ड. हम स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे. नाउ लेट्स मूव अहेड. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. ठीक है. अब 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी एक ही सेल का बना है क्या? नॉट नेसेसरीली. बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं. ठीक है. जस्ट टेक वन एग्जाम्पल. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी क्या एक ही सेल की बनी है? नो, वी हैव गॉट n नंबर ऑफ सेल्स. बहुत टाइप के सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड के सेल्स हैं.
हर सेल का अलग ही रोल है। फॉर एग्जाम्पल, जो सेल आपके आईज को बना रहा है वो सेल आपके हैंड्स को नहीं बनाएगा, वो सेल आपके ईयर्स को नहीं बनाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन every cell has modified himself or itself to do some function and accordingly उसने अपने नंबर को भी अल्टर किया, अपने साइज को भी, अपने शेप को भी, ठीक है। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन they have altered their number, their shape and their size. So let's see what means in detail we'll see. So what is there in the multicellular organism, and before that we should start with the unicellular organism. Unicellular नाम से ही समझ आ रहा है, यूनी मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब सिंगल सेल का ये ऑर्गेनिज्म बना है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यू हैव सीन, आपने बहुत छोटी क्लासेस में इनके डायग्राम भी बनाए होंगे। अमीबा बहुत ही पॉलीगोनल शेप का होता है, या उसमें बहुत सीडोपोडिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, और सेंटर में आप एक न्यूक्लियस बनाते हो, कुछ ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, और जो जब भी कोई फॉरेन मटेरियल सामने आता है तो अपने सीडोपोडिया थ्रो करता है, अपने फॉल्स फीट को थ्रो करके उसको एनगल्फ कर लेता है। ये बात तो आप बहुत छोटी क्लास से जान रहे हैं। सो दैट वाज अमीबा। पैरामीशियम आप अच्छे से जानते हैं, विच इज स्लिपर शेप, आपने इसका डायग्राम भी ड्रॉ किया है छोटी क्लास में, वील सी वंस अगेन। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है, एक ही सेल के ये ऑर्गेनिज्म है और पूरा फंक्शन करते हैं। दे ईट, दे थ्रो आउट देयर वेस्ट, दे डिवाइड, दे कैन मीन्स रेजिस्ट टेम्परेचर चेंजेस, या फिर वो दे हैव रिप्रोडक्शन, दैट काइंड विल बी डिफरेंट। रिप्रोडक्शन मीन्स डिविजन, आई मस्ट से दे डिवाइड, या अपनी प्रोजेनी ये बनाते हैं। मीन्स दैट मीन्स दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल सेल में वो सारी कैपेबिलिटी है जो एक कंप्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। मीन्स एक छोटे से सेल में, एक सिंगल सेल में वो पूरी कैपेबिलिटी है कि वो एक पूरी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उस सेल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सारी फंक्शनैलिटी करती हो, ठीक है। सो नीडलेस कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो तभी वो वर्क करेगा, नो। एक सिंगल सेल का भी अगर वो है तो इट इज केपेबल ऑफ बिहेविंग लाइक अ होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स हमने अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया देख लिया। अब मल्टीसेलुलर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे, और एक ग्रुप सेल्स जो है एक ग्रुप में जो प्रेजेंट है वो ग्रुप सेल्स का एक ही टाइप का अगर फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो लेटर ऑन उसे हम टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसने टिश्यू बना लिया। एक सिंगल सेल तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है, बट हम मल्टीसेलुलर की जब बात करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स दे विल फंक्शन just one, they are going to perform just a single function. For example, अगर आप किडनी के सेल्स की बात करते हैं तो किडनी के जो सेल्स होंगे they will behave like उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर पास आउट करना है, फाइन। तो वहाँ के जो सेल्स होंगे उनका फंक्शन सारे सेल्स का एक जैसा ही होगा। अब जब हार्ट के सेल्स की आप बात कर रहे हैं तो हार्ट के सेल्स डिफरेंटली बिहेव करेंगे, बोन के cells different होंगे, they will be different from this. That means a group of cell performing similar function, they will be enrolled as tissue system. Tissue system में आ जाएंगे, वो tissue बनाएंगे, tissues मिल करके organ बनाएंगे, बहुत सारे organ मिल करके organ system बनाएंगे। So this is how a human being या एक multicellular organism behave करता है। आपने ये word पढ़ा होगा, division of labor। ये क्यों पॉसिबल है कि एक ग्रुप ऑफ सेल, जैसे हम टिश्यू बोल रहे हैं, वो एक तरीके का फंक्शन कर रहा है, दूसरा दूसरी तरीके का फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शन को डिवाइड कर दिया है कि 4 लोग तुम मिलके ये काम करो, तुम लोग मिलके ये काम करो, और जब काम करना हो रहा है तो उस हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ दिस
कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ सेल्युलर डिवीजन या डिवीजन ऑफ लेबर जिसे कहते हैं वो पॉसिबल है, इसलिए सेल्स जो है उस तरीके से अपने लेबर, अपने फंक्शन के हिसाब से अपने आप को वो डिवाइड कर लिए हैं कि ये सेल्स ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उस हिसाब से वो अपना शेप और साइज भी अल्टर कर लेते हैं। सो एम आई बिट क्लियर कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, जिसमें एक ही सेल है, और मल्टीसेल्युलर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, वो बहुत सारे ऑर्गन्स अगर कलेक्ट हो गए तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और एक होल बॉडी आपकी एक टास्क परफॉर्म करती है। जैसे प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, लाइक प्लांट्स में स्पेसिफिक है कि लीव्स को फोटोसिंथेसिस करना है, ठीक है। रूट्स विल नॉट डू फोटोसिंथेसिस, सर्टेन रूट्स मे हेल्प आउट बट दे आर नॉट गोइंग टू डू, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नॉट इन दिस चैप्टर बट हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं शेप और साइज की तरफ। तो शेप हम देख चुके हैं कि बहुत टाइप्स के सेल होते हैं, तो उनका शेप कैसा होगा, कुछ ओवल हो सकते हैं, कुछ स्फेरिकल हो सकते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, स्पिंडल हो सकते हैं, इररेगुलर शेप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम्स भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ओवल शेप का कौन सा सेल होगा, स्फेरिकल कौन सा होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, देन स्पिंडल शेप के सेल्स आपके मसल टिश्यू, आपका फाइब्रोब्लास्ट होता है, बहुत टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इररेगुलर जो शेप का है सेल वो नर्व सेल रहता है एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वन, सबसे बड़ा सेल है वो। सेल्स का साइज भी बहुत वेरी करता है, कुछ छोटे छोटे से हैं, कुछ बहुत ही छोटे हैं, लाइक पीपीएलओ जिसे हम बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, किसी सेल का साइज बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में ह्यूमन, अगर आप एग की बात करते हैं तो ह्यूमन एग जो है दैट इज ओवम जो है दैट इज मतलब बिग साइज का वो सेल है, ठीक है। नर्व सेल काफ़ी लंबा है। आप ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो हार्डली 7 म्यूएम, आरबीसीज जो आपके बॉडी में होते हैं दे आर ऑफ 7 म्यूएम, म्यू मीन्स 10 रेज टू द पावर -6। जस्ट थिंक ऑफ कि इतना छोटा साइज का आपका एक आरबीसी है, ठीक है, आपका एक रेड ब्लड सेल है, गॉट इट। और मीटर्स तक का हो सकते हैं आपके नर्व सेल। सो दिस इज हाउ द सेल साइज एंड शेप वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द सेल, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने अभी तो ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स के टाइप क्या है, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर। अब सेल भी जो है उसका भी टाइप क्या है, 2 टाइप के सेल होंगे। एक सेल जो पहले डेवलप हुआ प्रिमिटिव सेल, उसके कुछ ही फंक्शंस हैं जो स्पेसिफिक हैं, या कुछ ही फंक्शंस हैं जो मीन्स कोई स्पेसिफिक सिस्टम से वो डेवलप होते हैं, मीन्स वो सेल में हर चीज़ प्रिमिटिव काइंड ऑफ है, ठीक है, दैट इज़ नॉट सो स्पेसिफिक। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, दिस इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ वेल एडवांस्ड वेल डेवलप्ड काइंड ऑफ सेल। तो इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टैबुलर फॉर्म में आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जस्ट गो थ्रू इट, फिल करने का है आपको। सो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? प्रो इज प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली कैसा टाइप का सेल है जिसमें जो न्यूक्लियस है इनका दैट इज प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर वन इज eukaryotic cell. So this is having a well formed, well elaborated nucleus, well developed nucleus, ठीक है। कैरियो से समझ आ रहा है कि ये डिवीजन जो सेल के टाइप्स का हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूक्लियस इट इज हैविंग। कैरियन जो वर्ड है, कैरियन न्यूक्लियस को बताता है, ठीक है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे मैंने बोला कि प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस होगा, तो इसमें जो न्यूक्लियस रहता है एक्चुअली इट इज नॉट, it shouldn't be called as nucleus exactly, it is called as nucleoid, ठीक है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा है ये, इट इज नॉट अ परफेक्ट न्यूक्लियस, इट इज अ पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है वर्ड पुअरली डेवलप्ड है, ये पुअरली फॉर्म्ड न्यूक्लियस है, इल फॉर्म न्यूक्लियस है, एंड रादर द नेम मस्ट बी न्यूक्लियोइड इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस
that will not have linear chromosomes. जो आप क्रोमोसोम का डायग्राम देखते हैं या आगे आप देखेंगे तो इसमें लीनियर काइंड ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, रादर जो उसमें क्रोमोसोम है या जो भी न्यूक्लियस दैट इज इन द सर्कुलर मैनर, ठीक है, वो एक सर्कुलर पैटर्न में ऐसे गोल गोल सा प्रेजेंट है, रादर देन द टिपिकल लीनियर पैटर्न विच इज सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, राइट. हम आगे डिस्कस करेंगे उसको. मीन्स ओवरऑल द मेम्ब्रेन इज मिसिंग, द न्यूक्लियस विच इज सीन हियर दैट शुड बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो सर्कुलर पैटर्न में पुअरली फॉर्म्ड प्रेजेंट है, ठीक है. वो स्प्रेड है क्योंकि उसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है. यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेम्ब्रेन में किसी चीज़ को कैद कर दो तो उसको समझ आता है कि ये इतनी जगह में होगा, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही मिसिंग है. तो जो न्यूक्लियोइड में जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि क्रोमोसोम क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे मैसेज को लेके जाने वाला है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, rather it is suspended or it is spread over the in the cell, it is spread in the cell, so that becomes nucleoid and that is primitive kind of cell. Another very important feature which is missing in your prokaryotic cell is the cell organelles. आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस भी आपने पढ़ रखा है, तो उसमें आपने देखा है कि सेल में बहुत टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है. Why do we call them as organelles? Because they behave like little organs, right? So like they behave like little organs, ठीक है. तो इसलिए हम उनको organelles बोलते हैं. Those organelles they are also missing here, ठीक है. Those organelles are also missing in your prokaryotic cell. अगर प्रोकैरियोटिक सेल के हम क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, क्रोमोसोम किस तरीके का, ये तो मैंने आपको बता दिया, सर्कुलर पैटर्न में है, तो भी डिफरेंट है. लाइक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको एक सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा, बट यहाँ पे द नंबर में वेरी, ठीक है. क्रोमोसोम का नंबर जो है आपका वो वेरी कर सकता है. डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ये शायद नाम आपने सुने होंगे, नहीं तो हम फर्दर क्लासेस में इसको और डिस्कस करेंगे. एज ऑफ नाउ यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसके क्रोमोसोम का नंबर एक से ऑफकोर्स एनी टाइम ज़्यादा ही होगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम उसे ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट ये कहते हैं, दैट इज व्हाई लेट्स कॉल इट एज न्यूक्लियोइड, ठीक है. इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, इट इज पोरली फॉर्म्ड, दे आर प्रिमिटिव एंड द सेल इज इनकम्प्लीट, ठीक है. अब क्या रहता है प्रोकैरियोटिक, दे विल ऑलवेज बी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. दे विल बी ऑलवेज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ फॉर एग्जाम्पल इसका जो आप देखेंगे लाइक बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है. दे आर ऑल प्रोकैरियोट्स, फाइन. आप इसका डायग्राम बहुत अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. जस्ट सी द सर्कुलर पैटर्न ऑफ द chromosome here, this will be called as your nucleus. So इसे हम nucleoid बोलेंगे because it is not a true nucleus, ठीक है. This is the cell membrane. So prokaryotes they are going to have cell membrane, right? Okay. Bacteria they have got even cell wall also. Few of the bacteria they may have cell wall. वो तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस. अब ये जो आप देख रहे हैं व्हाट आर दे आर फिम्ब्रिए, ठीक है. ये फ्लैजुलम है विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द सेल, ठीक है. फ्लैजुलम क्योंकि सिंगल है, राइट. जब प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखते हैं तो इसमें न्यूक्लियोइड वर्ड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरा वर्ड आता है प्लाज्मिड. व्हाट इज प्लाज्मिड? Other than the nucleus they have got extra genetic material which is circular and it is outside the nucleus. ये साइटोप्लाज्म में ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया का यूज़ करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का यूज़ करने वाले हैं, उसमें प्लाज्मिड ही सबसे ज़्यादा हमारे काम आता है. फॉर एग्जाम्पल इसका रोल क्या है?
किसी बैक्टीरिया में आपने रेजिस्टेंस देखा होगा किसी एंटीबायोटिक के लिए, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड, कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड, presence of an extra genetic material outside the nucleus of any prokaryote, example bacteria, will have certain features जो हम अपने अप्लाइड पार्ट में, अपने लैब्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करके ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें बनाने में, या उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसमें आप यूज़ करते हैं इस प्लाज्मिड का। एक एग्जाम्पल बताया मैंने कि बैक्टीरिया में अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकॉल के लिए अगर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है तो बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मिड, इसी में ऐसा कुछ कंटेंट होगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वो शो कर रहा है अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंस जो है, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज मीजोजोम। यस, सो व्हाट इज मीजोजोम? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यू कैन अप्रिशिएट हियर दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज थ्रोन इनटू इनर फोल्ड, जैसे हम इन्वाजिनेशन बोलते हैं। मीजोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अंदर की तरफ फोल्डिंग दिखा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या सेल के बाहर की तरफ भी एक फोल्डिंग दिख सकती है, जैसे हम इन्वाजिनेशन कहते हैं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो ये कैसे बिहेव करता है? दिस हैज़ गॉट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है। कई बार न्यूक्लियस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियस को सपोर्ट करता है। तो मीजोजोम डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे प्रेजेंट है। मीजोजोम इज नथिंग, कोई बहुत ह्यूज ऑर्गेनेल नहीं है। इट इज ऑर्गेनेल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में, ये कोई बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं। मीजोजोम जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो नॉर्मल चल रही है उसकी इनफोल्डिंग हो गई, इन्वाजिनेशन हो गया, और उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स आ गए जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों पे आपके वाइवा हो सकते हैं। ये तीन नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड एंड मीजोजोम। ठीक है, नाउ यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में आपको बहुत सारे ऑर्गेनेल्स देखने मिल रहे हैं, बट राइबोसोम में इसमें हम बोल रहे हैं कि राइबोसोम बस एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में आपको मिलेगा। सो ओनली वन ऑर्गेनेल is seen over here, that is ribosome. Can you see these small dots? ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हैं, these are ribosomes, जो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी ऑर्गेनेल्स आपको नहीं दिखते हैं प्रोकैरियोट्स में। ओके, नाउ यूकैरियोटिक सेल, दे आर द सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक और डार्क बॉडी दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। उसके बाहर में आपको अच्छा खासा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, मतलब ये न्यूक्लियस वेल इनक्लोज्ड है अपने मेम्ब्रेन से। सेल का जैसे बाहर की तरफ आपको मेम्ब्रेन दिखता है, उसी प्रकार न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन वेल फॉर्म्ड प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, इसलिए हम इसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, और इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस आपको हेल्प करेगा आरएनए बनाने में, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, वो बनाने में। उससे रिलेटेड जो प्रोटीन्स जो बनेंगे, mRNA, RNA, डिफरेंट काइंड्स ऑफ RNAs आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो वो सारी चीज़ें कौन बनाने में हेल्प कर रहा है? इट इज़ द न्यूक्लियोलस। मतलब न्यूक्लियस तो डिसाइड करेगा कि अब प्रोटीन्स बनने चाहिए। ठीक है, अब प्रोटीन्स अगर बनने चाहिए तो प्रोटीन्स भी आरएनए वाले जो हैं, आरएनए से रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं, या आरएनए जो आगे जाके प्रोटीन में कन्वर्ट होने वाला है चेंजेस कुछ होने के बाद, तो वो कौन बना रहा है? इट इज़ द न्यूक्लियोलस विच इज सीन इन अ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ दे आर द एडवांस्ड एंड दे आर कंप्लीट सेल्स, राइट, यूकैरियोट्स। Now, they'll include all living organisms, both unicellular and multicellular organism, except your bacteria and blue-green algae. Right? डायग्राम बहुत अच्छा दिया है आपको, यहाँ पे हर तरीके के ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे हैं, हर टाइप के। राइबोसोम्स भी आपको वही डॉट्स दिख रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स में दिख रहा है। तो हम एक रफ लैंग्वेज में या एक तरीके से हम बोल जाते हैं कि सारे ऑर्गेनेल्स मिसिंग है प्रोकैरियोट्स में, बट ribosome, which is also a cell organelle, though it is there in your eukaryote, but it is also seen in prokaryote. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया है।
उसकी साइज, यस ये प्रिमिटिव है तो नेचुरली ये छोटा है, फिर यूकैरियोट ये बड़ा साइज का है। तो 1 to 10 म्यू एम, इट शुडंट बी mm, it should be mu, means 10 raised to power of -6 माइक्रॉन्स है, ये मिली नहीं है, ये मिलीमीटर्स दिख रहा है, इट शुड बी म्यू, माइक्रॉन, ठीक है। म्यू आप ऐसे बनाते हैं, ग्रीक वर्ड, ठीक है, माइक्रॉन। सो एंड व्हाट इज द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल? that is 5 to 500 mu m. This is not mm, this is mu m, 10 raised to power of -6, ठीक है। अगर हम mm की बात करते हैं तो कंडीशन क्या बन जाती है हमारी, 10 raised to power of -3, बट हमें यहाँ -6 चाहिए, ठीक है बेटा, मीन्स और छोटा और छोटा। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम देख कैसे पा रहे हैं? क्या नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ये सारी चीज़ें दिखती हैं? नहीं, ये सारी चीज़ तब तक हमें नहीं पता थी जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। एंड हु वाज द वन हु हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? द साइंटिस्ट वर नॉल एंड रस्का, ठीक है। इन द ईयर 1940 दे हैव डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड दैट वाज बूम फॉर अदर साइंटिस्ट, ठीक है, वरदान की तरह था साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि वो हर वो माइन्यूट डिटेल्स जो शायद एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते हैं, वो मैग्निफिकेशन इतना कर दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने कि हर छोटी से छोटी चीज़ को आप आराम से देख सकते हैं। माइक्रॉन से भी छोटी चीज़ है वो भी आप आराम से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डिफरेंस है वो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि वो भी आपको आना चाहिए। सो वील सी टू इट कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, चलो बात आ गई है तो यहीं पे कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे लाइट बीम्स की बजाय आप इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसमें दो तरीके की लेंसेज लगी होंगी, एक वो जो ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं स्लाइड के पास में वो एक लेंस होगी, और एक लेंस आपकी आंखों के पास में होगी। इसके बीच में एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब में पूरे ऑप्टिक्स हैं, अलग अलग टाइप के लेंसेज प्रिज्म प्रेजेंट हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफरेंट एंगुलेशन पे स्प्रेड आउट करते हैं या उनको इस तरीके से स्प्रेड करते हैं या स्प्लिट करते हैं ताकि वो इमेज आपको एक मैग्नीफाइड इमेज दिखे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का फंक्शन ये रहता है कि माइन्यूट चीज़ को वो मैग्नीफाई करा के आपके आईज में इमेज बनाता है, ताकि आप छोटी सी चीज़ जो कि स्लाइड में है उसकी मैग्नीफाइड इमेज आपकी आईज में दिख रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन है माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जो है वो लाइट हो सकती है आपकी कैंडेसन बल्ब हो सकता है, या आप सनलाइट यूज़ करते हैं। आपके स्कूल में सनलाइट वाले मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप भी होंगे, और लाइट जो इनबिल्ट रहता है वो जैसे आप बटन ऑन करेंगे माइक्रोस्कोप विल मीन स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि बल्ब जो है एमिट करती है लाइट को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना छोटा सा नहीं होता, इतना बड़ा ह्यूज सेटअप उसके लिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होने के लिए ट्यूब होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन उसी में प्रोड्यूस होते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन बीम्स आर प्रोड्यूस। देन you should have electromagnets, so instead of lenses you have to use electromagnets जो कि इमेज को मैग्नीफाई, बहुत टाइम्स मैग्नीफाई करके माइन्यूट डिटेल की बहुत बड़ी इमेज और क्लियरर पिक्चर आपको दिखाती है। यू कैन स्कैन डीपर स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी लेयर ऑफ एनीथिंग विच यू आर ऑब्जर्विंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली आप किसका यूज़ करें, इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज़ करें, लेंसेज के बजाय आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करने। ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हो गया, या एक ब्रॉडर डिफरेंस हो गया बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज था हमें समझ आ गया। यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक है वो हमें करेक्शन करना, टाइपिंग मिस्टेक है वो आप कर लेंगे चेक। देन न्यूक्लियस, हियर इट इज एब्सेंट, हमें सीधे ही लिखना है क्या न्यूक्लियस एब्सेंट है? नो, व्हाट वी शुड राइट हियर वी हैव टू, ये पर्पसफुली इस तरीके से बना है ताकि मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आप इसमें जो पॉइंट्स हैं जब आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट्स एम्प्टी दिए हैं, ब्लैंक दिए हैं, तो आप सही चीज़ फिल करें। हियर यू हैव टू राइट इट इज़ पुअरली फॉर्म्ड, द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज़ पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियस। दूसरा नाम न्यूक्लियोइड आपके डायग्राम में दिखा है, तो आप उसे स्लैश करके न्यूक्लियोइड नाम यहाँ लिखें। यूकैरियोटिक में इट्स अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, नो डाउट। नाउ
जो मैंने तुम्हें क्रोमोसोम के बारे में बताया, यहाँ पर आपको क्रोमोसोम सिंगल दिखेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंगल सर्कुलर फॉर्म में आपको यहाँ क्रोमोसोम दिखेगा। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है दैट विल बी मोर देन वन, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस विल बी एब्सेंट हियर बिकॉज इट इज नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस, पर डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि न्यूक्लियोलस इज डेफिनेटली प्रेजेंट हियर, जो कि हमारे राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस कराने के टाइम पे जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, तो वो न्यूक्लियोलस में मिलता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर एब्सेंट हियर, ऑफ कोर्स दे आर एब्सेंट एक्सेप्ट व्हाट, इट्स राइबोसोम, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल, इज इट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड है क्या राइबोसोम? ये एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू हैव टू आंसर मी कि क्या चीज प्रेजेंट है और क्या चीज एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स डेफिनेटली यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, बट राइबोसोम तो प्रेजेंट है। तो राइबोसोम क्या मेम्ब्रेन बाउंड है? ये एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू हैव टू टेल मी, इसलिए ये पॉइंट ब्लैंक छोड़ दिया गया है। नाउ लेट्स नो व्हाट आर द सेल ऑर्गेनेल्स। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्या है, विच इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इट इज योर न्यूक्लियस, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल हैं दे विल बी ईदर मेम्ब्रेन बाउंड और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। इज इट पॉसिबल कि वो बिना मेम्ब्रेन के हो? लेट्स सी, लास्ट में हम ये भी चेकआउट करेंगे। ओके कुछ में डबल मेम्ब्रेन होती है, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बट मेम्ब्रेन तो होती है, बिना उसके तो हम उसे ऑर्गेनेल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आपके रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, आपके प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड क्या है, व्हाट इट इज व्हाट इज प्लास्टिड? वील सी, प्लास्टिड हम किसको बोलते हैं? प्लास्टिड्स वो हैं जिसमें क्लोरोफिल आपको मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट। दीज प्लास्टिड्स विल बी सीन इन प्लांट्स, ये प्लांट सेल में ही आपको दिखेंगे, ठीक है। देन यू हैव गॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। दिस ऑल्सो यू मस्ट हैव रेड इन योर younger classes. Then Golgi apparatus, you have got lysosomes. These all structures, membrane bound organelles, are seen in your eukaryotic cell. Now what about the cell division? Very important, मतलब एक सेल दूसरे सेल को बनाने वाला है। जो सेल थ्योरी कहती है कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एग्जिस्ट हो रहा है, isn't it? बन रहा है, तो सेल डिविजन तो होना ही है। तो यहाँ पे सेल डिविजन किस टाइप का हो रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल में। आंसर इज योर बाइनरी फिशन या फिर बडिंग। एक सेल से दूसरा सेल छोटू सा वहाँ पे लग जाएगा, फिर छोटा सा, ऐसे चेन बनती जाती है। कुछ आपने एल्गे में, कुछ बैक्टीरिया में, कुछ उसमें लाइक फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया, तो यू विल गो फॉर बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल दो डॉटर उसमें स्प्लिट हो गया, डॉटर सेल में स्प्लिट हो गया, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी इज टू, फिजन स्प्लिट होना, ठीक है। बडिंग मतलब बड के फॉर्म में वो निकलता चला गया, छोटे छोटे बड्स पॉप आउट हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। नाउ जैसे आपने कैक्टस के प्लांट को देखा होगा, तो कैक्टस में क्या होता है, एक ऐसा आपको दिख रहा है, व्हाट इट इज स्टेम, इट इज नॉट लीफ, ठीक है। स्टेम ऐसे दिख रही है, फिर एक छोटू सी दिख रही है, फिर अगेन छोटे छोटे से पार्ट्स आपको ऐसे छोटे छोटे गोल दिख रहे हैं। तो क्या है वो चीज़, दैट उसी तरीके का आपको बडिंग का जो है पिक्चर दिखेगा, ठीक है। नाउ ये प्रोकैरियोटिक्स में दिखता है। नाउ यूकैरियोट्स में क्या होता है, वहाँ आपको प्रॉपर सेल डिवीजन दिखेगा। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो देखेंगी। सो व्हाट आर दे? अ सेल विल गो माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, आपका जो सेल है वो 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, दैट इज माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। ये यूजुअली गैमीट में रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है, ठीक है, या गैमीट्स का जब फॉर्मेशन होता है तब मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस मतलब आपका कहीं रिपेयर है, कहीं इंजरी हो गई, यू हैव टू गेट इट रिपेयर्ड, कहीं चोट लग गई तो वहाँ सेल्स डिवाइड करेंगे, दैट काइंड ऑफ डिवीजन विल बी माइटोटिक।
सोमैटिक सेल्स में आपको माइटोसिस दिखेगा, मतलब एक सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बन रहा है, और मियोसिस में एक सेल आपका 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, नॉट डॉटर न्यूक्लियाई, सॉरी, डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस भी होंगे, बट सेल, हमें सेल डिवीजन पढ़ना है तो सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Okay, see you then. I hope you must have enjoyed, you must have gained something out of it. Goodbye.